जी कामरान साहब, ये बड़ी अहम जो इजलास यूएन का जारी है, इसमें जो एक अहम मीटिंग है वो इस्लामी जो ये मुस्लिम ममालिक हैं इनके साथ मीटिंग है, और इस मीटिंग का एजेंडा जो है वो गजा के हवाले से किसी सोल्यूशन पे आना है। क्या कोई हल सामने आया है, कोई ऐसी न्यूज सामने आई है कि क्या इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है? देखिए, अभी तक तो इसकी जो एक्चुअल आउटकम है उसका तो कोई पता नहीं चला, लेकिन इसका एजेंडा यही था कि इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है और जो कुछ इजराइल कर रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर कैसे दोबारा जंगबंदी की जाए, ये बुनियादी मकसद था। और खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब कहा कि उन्होंने कोई 32 के करीब आज मुलाकातें की हैं, लेकिन उनके ख्याल में सबसे अहम मुलाकात आज उनकी ये जो मुस्लिम दुनिया के जो अहम रहनुमा है उनके साथ हो रही है, इसको उन्होंने अहमियत दी। और उन्होंने इस बात पर ऑब्वियसली वो इजराइल का जो पर्सपेक्टिव है उसको ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो हॉस्टेजेस हैं इजरायलीज, उनको अगर बाजियाब करवाने में कोई ममालिक रोल प्ले कर सकते हैं तो वो यही ममालिक हैं मुस्लिम दुनिया के इन्फ्लुएंशियल हैं जो एक रोल प्ले कर सकते हैं। नेचुरली ज़ाहिर है कि जो फलस्तीन का इशू है और जो गजा की सूरत हाल है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। माजी में भी एक कोशिश होती रही, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकला। तो एक कोशिश जरूर है और आई एम श्योर कि जो मुस्लिम दुनिया के ये जो ममालिक हैं अहम ममालिक हैं, और उसमें पाकिस्तान की जो शिरकत है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की का जो किरदार है मिडिल ईस्ट की और मुस्लिम दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें खुलकर अब सामने आया है। माजी में किसी जमाने में कहा जाता था, पुराने डिप्लोमेट से भी मैं सुनता था कि OIC को बुनियादी तौर पर हम ही लीड करते थे, लेकिन फिर हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई कि अपने ही जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, हमें कोई अहमियत नहीं देते थे। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान की जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बेहतर हुई है और पाकिस्तान की इस इजलास में शिरकत जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये जो मीटिंग है इसको ट्रंप ने कहा प्लान टू एंड द वॉर, और इसमें जो है मुसलमान एक जो आइडिया सामने आया है US मीडिया में ही ये जो है वो देखा जा रहा है, वो ये कि मुस्लिम ममालिक जो है उनकी एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो गजा की सिक्योरिटी को जो है वो संभाले। पहली बात ये कि ये प्लान वायबल नजर आता है, और दूसरा ये कि ये जाहिर है ये प्लान ऐसा तो नहीं है कि नेतन्याहू की मर्जी से जो है वो नहीं आगे बढ़ेगा, तो वो भी मान जाएंगे इस पे? इसमें आई थिंक जो बुनियादी यहाँ पर नुकता है अमेरिका का भी और उसके अलावा जो इजराइल है, इजराइल कहता है कि जो हमास का बिल्कुल वो वजूद नहीं चाहते किसी भी सूरत में, और हमास को हर सूरत में वो खत्म करना चाहते हैं। और यही वजह है कि कहते हैं कि जब तक हमास खत्म नहीं होता तो वो ये ऑपरेशन खत्म नहीं करेंगे। और कहते हैं कि गजा अगर सीज फायर होनी है तो हमास का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आई थिंक ये उसका एक ऑल्टरनेट है कि इसमें अगर हमास मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाती है या विड्रॉ कर लेती है अपना, उसका वजूद खत्म हो जाता है, तो फिर गजा की सिक्योरिटी तामीर नौ के लिए जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें अरब ममालिक भी हैं, इंडोनेशिया ने तो ऑलरेडी ऑफर किया है कि वो 20,000 अपने जो फौजी हैं वो भेजने के लिए तैयार हैं। तो ये बेसिकली अमेरिका भी ये चाहता है, ये मुतबादिल है। अब उसमें सबसे अहम सवाल है कि क्या हमास और उसकी गजा में और जो भी अभी भी पजीराई मौजूद है तो क्या एज अ एंटिटी वो अपने आप को खत्म कर देंगे, वो मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा इसमें सवालिया निशान है। और एक्चुअली जो भी ये ट्रंप की तरफ से बात सामने आई है या ये जो टास्क फोर्स की बात हो रही है, तो आई एम श्योर कि इसमें इजराइल भी ऑन बोर्ड होगा, क्योंकि अगर और उसमें लेकिन क्विड प्रो को यही है कि माइनस हमास अगर बाकी ममालिक मुस्लिम दुनिया की टास्क फोर्स बनती है तो शायद उसके लिए वो तैयार हो जाए। बट अगेन ये कोई इतना आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरह से होता है कि हमास को खत्म कर दिया जाता है तो जो फलस्तीन के अवाम है, गजा के जो अवाम है, उसको किस तरीके से परसीव करेंगे, वो एक आई थिंक बहुत बड़ा इशू है। जी जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, आपने भी देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की और इसाक डार साहब एक प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी ट्रंप साहब के साथ एक मुलाकात हुई है। छोटी सी मुलाकात, 1 मिनट से भी शायद कम होगी, लेकिन उसको बड़ा एक हुकूमती सर्कल्स में कामयाबी के तौर पर समझा जा रहा है कि अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मिल भी गए, थम्स अप भी हो गया। तो अब नाकदीन उनके ये कह रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ी लॉबिंग के नतीजे में शायद कोई लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, उसको पेमेंट्स की गई थी, तो उन्होंने ये कोई उनकी 40-50 सेकंड की या वट एवर टाइम की उनकी मीटिंग उन्होंने अरेंज कराई। आप इसको कैसे देखते हैं कि कोई उसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, लॉबिंग थी, पैसे थे, या हमारी अहमियत थी तो इसलिए मुलाकात हुई है उनकी?
देखिए, लॉबिंग तो अमेरिका में लीगली अलाउ है और बिल्कुल पाकिस्तान ने लॉबियस्ट हायर कर रखे हैं। और जो मेरी पास मालूमात है, आई थिंक दो तरह की चीजें हैं कि आमतौर पर जो भारत के बारे में कहा जाता है कि उसको जितना सेटबैक मिला है कि वो ज्यादातर काम करते रहे व्हाइट हाउस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने जो काम किया, जो एक इन रोड बनाया, पाकिस्तान ने काम किया मारा लागो जो फ्लोरिडा में इनका पाम बीच है ट्रम्प का, ये ऐसे ही समझ लें जैसे अगर आप शरीफ खानदान को देखें, जो ड्राइव एंड में जो फैसले होते हैं वो ज्यादा मोतबर होते हैं बनिस्बत इस्लामाबाद के। तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हमने स्मार्टली प्ले किया है, जिस तरह स्टीव विटकॉफ जो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं और मशरक़ी वस्ता के उनके स्पेशल एडवाइजर भी हैं, उनके साथ पाकिस्तान ने इनरोड की। ये जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो अरब और इस्लामी दुनिया के ममालिक के साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात से पहले जो इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो ये वहां पर मुलाकात हुई है 36 सेकंड की। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से मुलाकात थी, लेकिन उससे जो बड़ी खबर है, आई थिंक आज मैंने खबर भी की है, वो कल व्हाइट हाउस में 25 तारीख को बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पर जा रहे हैं और उनकी अलग से बायलैटरल मीटिंग हो रही है, दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। तो ऐसा नहीं है कि वो जो अगर 36 सेकंड की अगर एक फुटेज सामने आई है जो हेलो आई हुई है तो वही मुलाकात है, असल मुलाकात तो आपकी कल होनी है। तो उस लिहाज से तो आई थिंक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पिछला अगर आप बाइडेन का दौर देखें तो वो तो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से फोन तक पर उन्होंने बात नहीं की, व्हाइट हाउस तो दूर बुलाना बात है। तो मेरा ख्याल में इररिस्पेक्टिव के जो हमारे अंदरूनी जो भी हालात हैं, लेजिटिमेसी के क्वेश्चन हो इस गवर्नमेंट के ऊपर, बाकी जितनी भी चीजें हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सम और दी अदर वो लॉबिंग भी है, बाकी मामलात भी हैं कि हमने ट्रंप तक हमारे लोगों की आउटरीच हुई है और उसके नतीजे में चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के अपेरेंटली अभी तक तो हक में वो जा रही हैं। वैसे कैसा देखा जाएगा न्यू दिल्ली में कि पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उनको उन्होंने लंच पे बुलाया, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको उन्होंने बुलाया है, तो ये अगेन जो मोदी साहब और ट्रंप साहब की इस वक्त एक टग ऑफ वार चल रही है, ये उसके बैकग्राउंड में है या हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है या बायलैटरल हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह के हैं कि अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करें जो माजी में ये चीज़ें नहीं थी। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये बिजनेस मुलाकातें हैं, बायलैटरल मुलाकातें हैं, या अगर ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी जिसका आप भी कहते रहते हैं, ज़रा मोदी साहब एंड कंपनी को दिखाने कि भाई साहब इस वक्त ये पाकिस्तानी फौज हो या पाकिस्तानी ये सियासी एलीट हो तो हमारे इनके साथ तल्लुकात भी हैं, लंच भी बुनाते हैं, डिनर भी कराते हैं इनको। देखिए, मल्टी पर्पज होता है इसका, एक नहीं कि सिर्फ कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव है। जाहिर है कि उसमें कई उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव जो इस वक्त भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं और ट्रंप की जो अप्रोच रही है वो दबाव डाल रहे हैं भारत के ऊपर कि अपने आप को टैरिफ के हवाले से भी और रशिया से जो तेल खरीदते हैं, और उसमें उनको पता है, इतने तो वो आई थिंक जानते हैं कि पाकिस्तान उनकी छेड़ है, पाकिस्तान के जरिए, और हर मुल्क मेरे ख्याल में ये काम करता है, जहां पे उनका कोई वीक पॉइंट हो तो उसको वो एक्सप्लोर करते हैं। बट आई थिंक अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो चले हम एक बायस हमारी होती है, इंडिया हमारा राइवल है तो हम उस पर तनकीद ही करेंगे, बट इस मरतबा अदरवाइज तो हम बड़े मोतरफ थे कि उनकी जाहिर है कि डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन जेन्युइनली आई थिंक जब से मोदी आए हैं और पिछले जो कुछ हुआ है, इंडिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी खास करके पाकिस्तान से मुतालिक, वो पूरी तरह नाकाम हो गई है और वहां पर जो सीनियर वॉइसेज हैं वो इसका इजहार कर रहे हैं। और उसकी आप एग्जाम्पल देखें कि पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, पूरी दुनिया में अपने वफूद भेजे, पाकिस्तान को पहले भी आइसोलेट करने की बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने स्टेप अप किया एफर्ट। उसके बाद क्या नतीजा निकला? आज पाकिस्तान दोबारा सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ, रिवाइव हो गए हमारे ताल्लुकात। फिर जो प्राइम मिनिस्टर की एक और जो फुटेज सामने आई, कतर के अमीर हैं, जॉर्डन के किंग हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, एटलीस्ट उस वीडियो में तो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बात वो गौर से सुन रहे हैं। आप इसका पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। फिर व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, दावत देना, तो ये जो तमाम इमेजेस हैं, अब दिल्ली में बैठ के अगर कोई भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिल पर तो छुरियां चलेंगी कि ये हमने इनको आइसोलेट किया है, हम तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करें। इनको तो एम्ब्रेस कर रहा है अमेरिका भी, इनके साथ जो अरब ममालिक हैं वो भी दिफाई ताउन करने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। चीन के साथ तो हमारे वैसे ही ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। ऑन दी अदर हैंड जो रशिया है वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया जो है, जो उसने आमतौर पर कहते हैं कि जो गड़ा हमारे लिए खोदा था, शायद इस वक्त वो खुद उसमें गिर गए हैं और पाकिस्तान आपको इस गेम में नजर आ रहा है। इंडिया ने पूरी कोशिश करके देखी है। मैं आज उनको भी सुन रहा था, उनको शशि थरूर साहब का मेरा ख्याल क्लिप था
कि वो जब मिले हैं कांग्रेसमैन से यूएसए में, तो उन्होंने ये भी बताया कि आपके किसी इंडियंस ने हमें तो अप्रोच नहीं किया, ना लॉबिंग किया। हालांकि इंडियंस की बड़ी हम हमेशा बात करते हैं कि कांग्रेस में सेनेट बड़ी उनकी लॉबिंग थी, तो उस पर भी वो थोड़ा सा मायूस थे कि इंडियन जो वहाँ के हैं वो भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट जाहिर नहीं की। जैसे अच्छा, दूसरी तो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ करते रहते हैं, वहाँ से हमारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करते रहते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं या उनकी जो कांग्रेस तक है। सो इस रवैये को आप कैसे देखते हैं, इस एटीट्यूड को, कि वो समझते हैं कि इंडियन जो है उन्होंने इस दफ़ा हमारे हक में लॉबिंग नहीं की, जो लोकल, और वो कहते हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल उनके वो थे, और पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल हुकूमतों के खिलाफ वो बड़ी कामयाबी से वो भी लॉबिंग कर लेते हैं। सर असल में आई थिंक जो इंडिया को जिस चीज ने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, एक तो उनकी एरोगेंस, दूसरा आई थिंक कंप्लेसेंसी। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि अब क्योंकि भारत को चाहिए अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन को रोकने के लिए, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जो मर्जी हो जाए, और पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई इतना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है कैपिटल हिल में, वॉशिंगटन में। तो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के साथ तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं अमेरिका का, तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आई थिंक उस कंप्लेसेंसी ने और उस एरोगेंस ने उनको मारा है। ऑन द अदर हैंड आई थिंक पाकिस्तान प्लेड देयर कार्ड्स वेल, और मैंने जो आपको बताया कि जो मेरे पास भी मालूमात है कि हमने एक गैर रिवायती तरीका अपनाया, बजाय इसके कि व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं डिप्लोमेसी सिफारतकारी के जरिए अप्रोच करते हैं, हमने जो मारा लागो जो उनका राय वेंड है उन लोगों को अप्रोच किया जो डायरेक्ट रेमंड मॉडल, आप ये कह रहे हैं रेमंड मॉडल हमने वहां भी अप्लाई किया है, वहां पे यूएसए में? जी बिल्कुल अप्लाई किया है। आई थिंक उससे यही तो बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज था कि अमेरिका जो भारत है वो ये काम करता रहा कि जी व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट में, लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं ये कोई उस तरह के सदर तो है नहीं कि ये लोगों की बात सुनते हैं। ये तो बेसिकली बादशाह हैं, इनके दिमाग में जो बात आती है, जो करीब इनके लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं। तो जो सबसे करीब उनके लोग थे, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, स्टीव विटकॉफ की मैंने बात की, पाकिस्तान ने उन लोगों को अप्रोच किया, वो लॉबियस्ट थे, बाकी जो चैनल्स हमने यूज किए उससे पाकिस्तान ने डायरेक्ट इनरोड किया ट्रंप तक, जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। याद होगा कामरान, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो जैसे आपने कहा जाती उमरा मॉडल है, मरी मॉडल भी है, वही सेम शरीफ फैमिली का, जो मरी में फैसले करें या जो उसमें रेमंड में करें तो उनकी ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है। एक साइड पे तो हम ये देख रहे हैं, लेकिन माजी में इसी तरह की गुफ्तगू अगर आपको याद हो, जुल्फी बुखारी साहब भी करते थे कि मेरे भी वो कहते थे कि जनाब के ट्रंप के जमात के साथ, कुशनर के साथ मेरा ख्याल है बड़े तल्लुकात अच्छे हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। वो तो लंदन से जहाज लेके जा भी रहे थे जब वो इलेक्शन जीते थे, मैं जाके सारी चीजें मैं ठीक कर लूंगा। तो लॉबिंग तो वो भी करते रहे हैं सर ट्रंप के साथ, पीटीआई वाले। फिर इनके पास ऐसी क्या गीदड़ संगी थी कि ये कामयाब हुए और पीटीआई जो है वो ट्रंप साहब से एक ट्वीट भी नहीं करवा सके, बात भी नहीं कर सके, इशू भी, हालांकि उनसे तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप साहब आ रहे हैं, और यहाँ तो बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे थे कि जनाब ट्रंप के आने से पहले रिहा कर दें आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्या बंदा बात करे तो वो। तो हाउ डू यू सी दैट कि उनकी क्यों नाकाम हुई है और इनकी क्यों कामयाब? बात पैसे की थी, पैसा तो दोनों साइड पे था सर। लेकिन उसमें जो बुनियादी नुकता है ना कि जब आप पावर में होते हैं और अपोजिशन में होते हैं, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अब अमेरिका को मैं ये पहले से कहता आ रहा हूँ, आई थिंक बहुत से मेरे दोस्त इलेक्शन से पहले ये जिक्र करते थे कि जी जैसे इमरान खान बहुत बड़ा इशू होगा। मैंने हमेशा ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान यूएस जो रिलेशनशिप है उसमें इमरान खान बड़ा इशू नहीं है, एक छोटी सी डिस्कशन पॉइंट हो सकता है, वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि अगर उसमें अमेरिकी इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं या उनको फायदा पहुंच रहा है। अदरवाइज जो इक़्तिदार में लोग होते हैं और अमेरिका का अगर ये इनको पता था कि अगर कोई भी उनके इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट है और जो मौजूदा सेटअप है वो सिविल हो या मिलिट्री हो, अगर वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए या जहां अमेरिका को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के लिए ठीक है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि एक शख्स जो जेल में पड़ा है कि उसको जेल से रिहा करवाएं, उसको दोबारा इक़्तिदार में बिठाएं और फिर वो सारा काम करें। अगर उसके बगैर ही वो उनका काम हो रहा है तो ये बहुत फर्क होता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आपने फैसले करने होते हैं, और एक शख्स जो एक वीक फुटिंग पे होता है। तो ये बहुत बुनियादी फर्क है कि आप एहतजाज करवा के कांग्रेसमैन से खत तो लिखवा सकते हैं, जिसकी कोई करारदादें पास करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जिन्होंने फैसले करने हैं वो तो फैसले कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन जो हार्ड कोर ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो इमीडिएट उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, उसको देख के कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के केस में जो इससे पहले सेंटकॉम के चीफ थे माइकल एकोरेला, उनके पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके साथ बड़ी जबरदस्त पुरानी एक इक्वेशन थी, उन्होंने भी रोल प्ले किया। और जो उन्होंने कांग्रेस में भी जो बयान दिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के हवाले से, तो पब्लिक परसेप्शन के लिए या पब्लिक को खुश करने के लिए जुल्फी बुखारी या पीटीआई दो चार बयानात दिलवा के कांग्रेसमैन या सेनेटर से
कह तो देती थी कि जी हाँ हमारे हक में बहुत हो गया, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि अमेरिका में एक आध सेनेटर से, कांग्रेस से बयान दिलवाने से कोई पॉलिसी नहीं तब्दील हो जाती। तो पॉलिसी तो एक्चुअली व्हाइट हाउस में बननी है या उनकी जाति उम्र में बननी है, और वो जो पॉलिसी बन रही थी तो उसमें मौजूदा जो सेटअप है उनको लगता था कि वो हमारे लिए बेहतर है, और वही चीज क्लिक की है। जी कामरान साहब, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बगराम एयरबेस के हवाले से एकदम से ट्रंप का इंटरेस्ट क्यों नजर आ रहा है? दूसरा ये कि अफगानिस्तान की हम बात कर ही रहे हैं तो आपने इस हवाले से लिखा भी है, जो इस वक्त दहशतगर्दी, बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, उसमें अफगानिस्तान के रोल को हम कैसा देख रहे हैं, और आगे फ्यूचर में जो हमारे रिलेशनशिप हैं अफगानिस्तान के साथ वो आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं? वो इसके अंदर एस्पेक्ट हैं। तो बगराम एयरबेस की बात की, अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जी इसे हमने वापस करना है, तालिबान का रिस्पांस भी आया है जी, और उसमें प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि वो ले पाएंगे? मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक खदशा पाकिस्तान में ये जरूर भी पाया जाता है कि आप जो अफगान तालिबान है इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं अगर अच्छी कीमत लगे, अगर कोई अच्छे डॉलर ऑफर करेंगे, यू नेवर नो कि वो किसी बहाने कोई भी कुछ करके वो वापस आ जाए। बट बगराम की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ी है। पूरे इस सबसे बड़ा बेस था, नेटो भी यहाँ से, ड्रोन सब यहाँ से ऑपरेट करते थे। एक्चुअली रशियंस ने बनाया था, फिर 9/11 अटैक के बाद इसको डेवलप किया फर्दर अमेरिका ने और गैर मुल्की अफवाज ने। तो उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। वहां बैठकर आप साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, इसको तमाम मॉनिटर कर सकते हैं। बट इमीडिएटली उनका वापस आना, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगर वो वापस आते हैं तो उसमें अगेन वो जो बेस है पाकिस्तान के बगैर चलना भी नामुमकिन है, क्योंकि सब तमाम जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो पाकिस्तान से होकर जानी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। दूसरी, अफगानिस्तान की जहां तक ताल्लुक है, आई थिंक कुछ अर्सा पहले एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि शायद बातचीत के जरिए मामला हल हो सकें। बट दोबारा से एक जो वेव है दहशतगर्दी की, और लेटली जिस खबर का आपने जिक्र किया वो मैंने की, उसमें बताया गया है कि हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें 70% जो दहशतगर्द उसमें मुलविस पाए गए वो अफगान नेशनल थे, जो पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है कि अब बाकायदा तौर पर जो अफगान शहरी हैं वो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के खिलाफ इन हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। और आज एक और जो डेवलपमेंट हमने देखी कि अब एक OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बन गया अफगानिस्तान के ऊपर, और आज उसका इनॉग्रल इजलास न्यूयॉर्क में भी हुआ है। तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज, रीजन के कंट्रीज उनके साथ मिलकर एक कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड जो एक एफर्ट है वो कर रहा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को बावर कराया जा सके कि वो इन दहशतगर्दों की जो पुष्ट बनाई है वो करना छोड़ दें। बट अपेरेंटली मुझे ये लग रहा है कि शायद हालात मजीद कशीदा हों।